नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में ऊपर वाले ने जन्म दिया है तो हमेशा एक्साइटेड रहें। और चेहरे पे अगर मुस्कान रहती है तो ऊपर वाला भी ये सोचता है कि मैंने इसको मानव जन्म दिया है तो मैंने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों पे अगर आपकी चेहरा मुरझा जाता है तो ऊपर वाला भी ये अफसोस करता है मैंने इसको इतनी बड़ी चीज़ दी, मानव योनि में इसको जन्म दिया, मनुष्य पैदा किया, और ये हमेशा रोता ही रहता है। तो ऊपर वाला भी फिर क्या करेगा? आप घर पे देखो, अगर छोटे से बच्चे होते हैं ज्यादा रोते हैं तो उनके गार्डियंस भी पीछे छुड़ाना चालू कर देते, बोला हर बात में रोता ही रहता है ना, होता है। तो सर आप हमेशा खुश रहिएगा, मेरी यही दुआ है ऊपर वाले से। और कितने साथी हैं जो आज फर्स्ट बार आए मीटिंग? फर्स्ट टाइम। अभी आपने आरसी में ज्वाइन नहीं किया सर? ओके सर, हम सब इनका वेलकम करते हैं, जोरदार तालियां। सर मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। क्या आप जिंदगी में एक्चुअली में सफल होना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही? यस यस। एक साथ बोलिएगा, क्या आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं? ये हुई ना बात, है ना? मतलब आपका बोलना, क्योंकि जो हमारा स्पोकन वर्ड है, जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे मुख से निकलते हैं वो डायरेक्टली कहां जाते हैं? सीधे ऊपर। जैसे हम मोबाइल में कोई फोन लगाते हैं तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट उस बंदे के पास पहुंच जाता है? नहीं ना, वो एक सर्वर होता है, उस सर्वर को टच करता है, कैच करता है, वहां से जिसको आपने लगाया है उसके पास पहुंच जाता है। सेम जब आप जो बोलते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो चीजें जब आपके मुख से निकलती हैं तो परमपिता परमेश्वर के पास जाती है, वहां से वो बोलता है तथास्तु, और वो माध्यम देता है आपको सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। तो आप बहुत लकी हैं कि आज आप इस हॉल में हैं। और सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को होली की, क्योंकि आप होली के बाद भी आप यहाँ पे हैं। लेकिन यूपी के अंदर आज तो जो ना होली में मस्त रहते हैं लोग, उसके बाद भी आप यहाँ हैं, तो ये सिद्ध करते हैं कि आप जिंदगी में रियली में बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं। तैयार हैं आप लोग? यस। मेरा नाम अजीत है और मैं आपके आगरा का रहने वाला हूँ। इस कंसेप्ट में आने से पहले मैं जिंदगी में जब छोटा था, लगभग एज रही होगी मेरी 5-7 साल, तब से मेरे अंदर कुछ बात चलती थी, कुछ लगता था कि यार बड़ा होके ना कुछ बड़ा करूंगा। जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा ना तो मम्मी पापा की कुछ हेल्प करूंगा। बड़े बड़े सपने थे, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। कितने लोग हैं ऐसे जिनको लगता था बचपन में जब वो छोटे थे? प्रमोद जी, जब आप छोटे थे अपने मम्मी पापा के सामने 8-10 साल की एज रही होगी तो अंदर से कुछ चलता था ना कि कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ बड़ा बन के दिखाना है और मम्मी पापा को प्रूव करना है कि हाँ ये एक ऐसा बेटा है जिसे हमारे सारी चीजों से हमको बाहर कर दिया। कितने लोगों को लगता था सर? लगता था? चले जाओ वापस, अगर अभी भी अगर आपको लग रहा है वो सीन याद नहीं आ रहा तो आप चेक करो अपने उस बचपन को कि आपसे क्या उम्मीद थी आपके मम्मी पापा की, और आप क्या करना चाहते थे अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। कुछ न कुछ पिक्चर चलती है कि नहीं सर? लेकिन अब दूसरा सवाल, क्या वो सब कुछ हो गया? नहीं। अभी मुकेश जी ने बताया था कि 20 साल से 60 साल तक 40 साल हार्ड वर्क किया है, उसके बाद भी अगर आप अपने आप को अगर चेक करोगे तो रिजल्ट होगा 0। अभी भी आप वहां से चले थे वहीं खड़े हैं, उम्र बढ़ गई है, सब कुछ बदल गया है, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो रिजल्ट 0 है साहब। है या नहीं सर? यस। अगर नहीं है तो गलत जगह आ गए हो, अगर है तो मैं ये कहूंगा राइट जगह पे आ गए हो कि अब वो आपको मिल सकता है जो आप बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, कंडीशन है कि 5 साल अपना देना पड़ेगा आपको। क्या देने तैयार हैं आप? यस। 5 साल अपनी जिंदगी में जो आपको सक्सेस चाहिए उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजें देनी पड़ेगी, जो अभी मुकेश जी ने बताई थी। एक बार मुकेश जी के लिए जोरदार ताली। दोस्त सर मैं आगरा का हूं और इस सिस्टम में आने से पहले मैं भी अपने पैसे कमाने के रास्ते ढूंढ रहा था। हाई स्कूल किया था और 11th करने के बाद 12th में पढ़ाई चल रही थी और एक स्पोर्ट्समैन था, वॉलीबॉल का प्लेयर था, यूपी स्टेट खेला था, और बस ये चलता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है, बड़ा करना है।
इसी सोच से एक दिन मैं ग्राउंड में जाता हूँ शाम के टाइम प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ पे सारे लड़के चर्चा कर रहे थे, होती है ना चर्चा हो रही थी कि बोला भर्ती निकली है तो हम लोग भर्ती देखने जा रहे हैं। और मैंने सुना, मैंने पूछा भाई कहाँ की भर्ती है? उन्होंने बताया फतेहगढ़ में आर्मी की भर्ती है। मेरी जो एज थी उस समय मैं आर्मी में जाने लायक उम्र नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि 6 महीने बाद मेरी एज हो जाएगी तो जाके मैं आर्मी ज्वाइन कर दूंगा, लेकिन चल के देखता हूँ क्या क्या कंडीशन होती हैं जिनको मैं आंखों से देख के आता हूँ। मैंने पापा से कहा, तो पापा ने भी क्या बोला, अभी क्या करेगा? तो मैंने कहा नहीं, मैं एक बार ट्राई करके आता हूँ, जिससे मैं जब जाऊँ तो वो तैयारी कर सकूँ। तो बोला ठीक है चला जा। और मैं जाता हूँ सर, और जाते जाते होता क्या है, सब लोग तो अपनी भर्ती देख रहे थे और मैं अपना वहाँ पे वॉलीबॉल का प्रैक्टिस चल रही थी। मैंने उसमें थोड़ा सा 1-2 हाथ मारे, तो भाई वो जो प्लेयर थे वहाँ के, उनको लगा कि आप आए यहाँ कहाँ हैं, किसके लिए? तो मैंने कहा सर मैं भर्ती देखने के लिए आया हूँ। तो बोला गेम करते हैं? मैंने हाँ करता हूँ, और उन्होंने मेरे को भर्ती कर लिया। उम्र नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सोचा चलो 6 महीने के बाद इसको उसमें ले लेंगे, लेकिन तब तक ये इसे भर्ती कर लेते हो। मैं भर्ती हो गया सर। इस पीछे क्या राज था? वो एक ही राज था कि मैं अमीर बनना चाहता था। क्या? अमीर बनना चाहता था, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। आप में से कितने सारे लोग हैं ये दोनों चीज चाहते हैं? चाहते हैं ना सर? मैं आपसे अपनी कहानी सुना रहा हूं, आप रिलेट करना। ये दोनों चीजों को देखते मैं जब आर्मी में भर्ती हो गया, और मैं भर्ती होने के बाद बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था मैं। मेरे घर में बहुत खुशियां थी, लग रहा था कि एकदम बहुत अच्छा सा माहौल हो गया है। मम्मी पापा फैमिली रिलेटिव सब ये कह रहे थे, और पापा का तो एक्साइटमेंट की वजह से मतलब बहुत ज्यादा जोश था उनके अंदर कि मेरा बेटा आर्मी में ज्वाइन कर गया है। और प्राउड होता है, हम सबको प्राउड होता है कि देश की बात है, और देश में मैं ये कहूंगा हर हिंदुस्तानी को जाना चाहिए। लेकिन सर जैसे जैसे मेरी नौकरी बढ़ी, जब मैं जॉब कर रहा था और मेरी जॉब का टाइम मेरा 10 साल हो गया, तो मुझे ये एहसास होने लगा अब कुछ बनने वाला नहीं है। जो सोचा था वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि महंगाई का जोर इतना ज्यादा था, खर्चे इतने ज्यादा थे, और जो मेरी फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली थी, जिसमें मेरे 8 बहन भाइयों का परिवार, कमाने वाले अकेले पापा, उसके बाद दूसरा मैं। तो वहां मुझे लगने लगा कि जो मेरे बड़े सपने थे इसका मतलब वो पूरे नहीं होंगे। और ये जब बात समझ में आई तो मैं दूसरी चीज खोजने लगा। क्या करने लगा? खोजने लगा कि अब क्या किया जाए, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं पैसे कमा सकूं और अमीर बन सकूं। तो मैंने एक बुक पढ़ी, कुछ लोगों के माध्यम से सुना कि अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। कितने लोग इस बात को मानते हैं सर? मैं अपने अंकल जी, मेरे अंकल जी की उम्र के यहाँ पे बैठे हुए, एक बार जोरदार तालियां। सर आपका अनुभव क्या कहता है, अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मतलब क्लियर है। और मुझे भी ये पता लगा, और मैंने सोचा कि मैं अब करूं क्या। तो मैं जैसे परिवार में पैदा हुआ था, मिडिल क्लास फैमिली में, एक किसान परिवार में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मैं काम क्या करूं, क्योंकि मुझे बिजनेस करने का कोई नॉलेज नहीं था। मेरे दादाजी बिजनेस नहीं करते थे, मेरे पिताजी बिजनेस नहीं करते थे, तो मैं सोच रहा था क्या करूं। लेकिन जैसे माहौल में था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ऐसा करता हूं, मैं कुछ ऐसे काम करता हूं जो पहले से मेरी फैमिली में चल रहे हैं। तो क्या थे? पशुपालन होता था। आपके मेरे घर में ज्यादातर पशुपालन होता है, या फिर किसान का काम होता है। तो मुझे लगा कि पशुपालन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने एक बिजनेस चालू किया, दूध से खोया बनाने का। क्या? खोए का काम। और ये मैंने क्यों किया? मेरे जो साले साहब थे उनका दूध का बहुत बड़ा काम था, बहुत अच्छा काम चलता था, और उनके काम में ऐसा था बहुत शानदार। तो मैंने उनसे राय ली, क्योंकि हिंदुस्तान में सलाह तो फ्री में मिलती है, हर कोई सलाह चंद बन जाता है। मेरे को बताया गया कि आप इस काम को कर लीजिएगा, बहुत अच्छा काम है, और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा। तो मैंने वो काम चालू किया, मात्र 25,000 रुपए लगा के। कितने में? मात्र 25,000 रुपए लगा के मैंने काम चालू कर दिया। और ये बात है मुझे लगता है 2006 की। जब ये काम चालू किया, 25,000 लगाए, और मात्र 25 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 25 दिन के बाद मैंने हिसाब निकाला तो मेरा जो प्रॉफिट था 95,000 रुपए नेट प्रॉफिट आया। कितना साहब? 95,000 रुपए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर बिजनेस करना है, अमीर बनना है, तो बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस से मेरे पास आ गए 95,000 रुपए, सारे खर्चे काटने के बाद, जबकि मैं नौकरी कर रहा था। और नौकरी ने
मेरे को उस समय तक मात्र 4,000-5,000 रुपए की मेरी सैलरी हुआ करती थी। अब 95,000 आएंगे तो हालात सब बदलेंगे, और वो बदलना चालू हो गए। तो मैंने पिताजी से बोला कि अब मेरे को नौकरी नहीं करनी, मैं तो इसी बिजनेस को और बड़ा करूंगा। पापा जी को मेरे ऊपर परम बिलीव था और बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। उन्हें पता था कि ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैं जिस काम को करता हूँ उसे या तो छेड़ता नहीं हूँ, छेड़ता हूँ तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब तक मैं जड़ तक नहीं जाता या तो आर होऊंगा या पार, तब तक छोड़ता नहीं हूँ। और इस बिजनेस को चालू किया मैंने, अपने क्षेत्र में टॉप किया बिजनेस। बड़े बड़े प्लांट जो कई करोड़ों रुपए लगा के कर रहे थे, उनकी नींद हराम कर दी कि एक व्यक्ति ने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है, हमारा दूध इतना शॉर्ट हो गया है। लेकिन सर मैंने जब चालू कर दिया तो यहाँ मेरे को बात समझ में आई कि ये अगर बड़ा बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। और वो बुक कौन सी पढ़ी थी वो अभी मेरे सामने यहाँ रखी है। यही बुक के राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, और इनके फर्स्ट बुक है एक जो बुक है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। उसमें कहा अगर आप रियली में अमीर बनना चाहते हैं, आप 500 लोगों को अगर वर्किंग पे रख सकते हैं तो आप बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस से ही अमीर बन सकते हैं। तो सर यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई हैं, हम उम्र के भी हैं, बड़े भी हैं, मेरे अंकल जी पिताजी की उम्र के भी हैं। सर सच बताना, आपके रिश्तेदारी में, आपके लखनऊ कानपुर जितने भी बड़ी दूरी में आपके लोग हैं, क्या कोई ऐसा आपका रिलेटिव या आपका दोस्त या जानकार है जो 500 लोगों को सैलरी दे रहा हो पर मंथ? कोई नहीं है सर। इसका मतलब हम और आप एक कैटेगरी के आते हैं। और ये बात जैसी समझ में आई तो मुझे पता लग गया इस श्रेणी में आ नहीं सकते। और वही एक बात पता लगी कि अगर आपको अमीर रियली में बनना है तो एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको बिना पैसे लगाए आपको अमीर बना सकता है, लेकिन ईमानदारी से, होनेस्टी के साथ, कंप्लीट जो अरबों खरबों रुपए लगाए उसी शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा तो आप अमीर बन सकते हैं। और मैंने वो काम चालू किया सर। आज मैं यहाँ पे हूँ, जो अभी आपको भंवर सर ने बताया था आपको मार्केट प्लान, जो अभी मुकेश जी ने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की, वही सारी चीजें मेरे को समझ में आई और मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया। और करते 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 इस बिजनेस में आज बहुत अच्छा लेवल है। अगर मैं ये कहूँ कि आज से बिजनेस में बहुत सारे लेवल होते हैं, उनमें से जो टॉप लेवल होते हैं उनमें से एक नंबर आता है। ये सब कुछ क्यों हुआ, इनके पीछे कारण क्या था? उस कारण के पीछे एक ही था कि मेरा जिंदगी में एक बहुत बड़ा कारण था, मेरा अपना ड्रीम था। क्या था साहब? ड्रीम था, मेरे सपने थे। और यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति से अगर मैं पूछ लूं कि आपके सपने हैं क्या? यस है। और एक मैंने बुक पढ़ी थी अंकल जी कि व्यक्ति न तो उम्र से न तो शरीर के कटकाठी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बूढ़ा या वो किसी काम के करने लायक तब नहीं होता जब उसके सपने मर जाते हैं, इच्छा छोड़ देता है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता। और ये चीज मेरे को समझ में आ गई और मेरे बहुत बड़े सपने थे। आप में से कितने साथियों के सपने हैं रियली में? कितने लोग हैं जो रोज सपने देखते हैं? देखते हैं सर? कितने लोग हैं जो अभी शाम को खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद जैसे ही चारपाई पे लेटेंगे उसके बाद सपने आना चालू हो जाएंगे? आते हैं ना सर? अब देखिएगा यहाँ पे, ये सपने कामयाबी का पहली सीढ़ी है। अगर आप ड्रीम देखते हैं तो ड्रीम देखना बहुत जरूरी है, बट प्रॉब्लम है लोग गलती ये करते हैं, 90% लोग ये नाइट में सपने देखते हैं और नाइट में देखे गए सपने कभी पूरे नहीं होते। अगर सपने इच्छाएं सबकी हैं, किसकी इच्छा नहीं है? ज्यादातर हमारा यूथ कौन से सपने देखता है? वो सपने देखता है वो तुरंत उन चीजों से जो एक्साइट होता है, थोड़ा सा वो चीजें प्रभावित करती हैं, बट सपना वो होता है जो आपको कभी सोने ही नहीं देता है। आप खाना खा रहे हैं तो आपके सामने सपना है, आप सोने जा रहे हैं तो है, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो है, आप कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो कर, जो चीज आपको सोने नहीं देती वो अगर आपके पास है तो आप जिंदगी में बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और अगर कोई बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा है, एक्साइटेड है काम करने के लिए, उसे कुछ बनना भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अगर वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे, तो इसके पीछे मेरा अपना व्यू है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा व्यू है ये कहीं ना कहीं ये उसका क्लियर नहीं है। वो कर क्यों रहा है, कोई चीज क्यों पाना चाहता है,
अच्छी कार क्यों लेना चाहता है, अच्छा घर क्यों बनाना चाहता है, इतना पैसा क्यों लेना चाहता है, यही नहीं उसे पता। मुझे लगा कि मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए, तो मैंने बोल दिया मेरे पास अच्छी कार होनी चाहिए, बट वो कार चाहिए क्यों ये नहीं पता। और यही वजह है कि आपके ब्रेकर लगे पड़े हैं। मुझे पता है कि मुकेश जी और हमारे जब संघर्ष चले, एक से एक भयंकर संघर्ष थे, अगर बता दिए जाए तो मैं ये कहूंगा रूह कांप जाएगी। लेकिन उन संघर्ष भी वो छोटे थे, अपना ड्रीम बहुत बड़ा था। सारे संघर्ष, क्योंकि मैं ये जब सर ने कहा कि 7 साल से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। प्रमोद जी कितना टाइम हो गया होगा? मैं आपको 7 साल हो गए। 7 साल हो गया हूँ मैं ना। प्रमोद जी आप मेरे को यहाँ छोड़ के चले गए, मैं तो नहीं गया, मैं लगातार आता रहा। आप फिर आ गए, अब चल रहे हैं। धर्मवीर जी आप अभी चालू हुए, अवध जी कब से चल रहे हैं आप? 2016 से लगातार मेरे साथ चल रहे हैं। कन्हैया जी आप भी बीच में आए, मनोज जी अभी यहाँ है नहीं, किसी कारणवश वो यहाँ नहीं है। ये सारे लोग चलते रहे, लेकिन लोगों को जब लगी धूप तो लोग छाया तलाशते रहे। अपन को धूप लगती नहीं थी, क्योंकि अपने कारण बहुत बड़े थे, हमेशा कारण। मुझे पता है कि मैं आरसीएम बिजनेस में जब आया था, क्योंकि आज सर ने वो बात याद दिला दी है, तो मुझे लगता है कहना चाहिए, ये बिजनेस तो बहुत आसान है, हो जाता है। जिसके कारण बड़े होते हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं आर्मी से जब आया था, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं इस बिजनेस को करूं और नंबर 1 जाऊं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पिताजी बीमार हुए थे, प्रमोद जी ने आप मिले हैं लास्ट टाइम में, तो मेरे पापा 7 महीने बिल्कुल बेड पे रहे, हॉस्पिटल में रहे। और मेरे पास एक ही काम था कि या तो मैं पापा जी को बचा लूं और या मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर दूं। पापा जी को मैं बचा नहीं सकता था, वो काम डॉक्टरों का था। अब ये बताओ, मैं डॉक्टर तो नहीं था, मैं क्या कर सकता था? मैं सिर्फ पैसा खर्च कर सकता था, जिस समय जरूरत थी वहां पे मैं खड़ा हो सकता था। बट उस समय मैंने बिजनेस को टाइम दिया। मुझे पता था अगर मेरा हाथ मेरे पापा जी छोड़ देंगे तो मैं दूसरा हाथ अपने बिजनेस में पकड़ा दूंगा, जिससे मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। ये मेरा कारण था। हो सकता है, मुझे पता है मुकेश जी, हम जब पापा को लास्ट टाइम एडमिट करने गए थे, हालात इतनी ज्यादा खराब थी, लेकिन उस समय भी पापा को एडमिट किया था और मैं फिर फील्ड में मीटिंग कर रहा था दिल्ली के अंदर। लोग आज जो ना दुख रोते हैं कि बोला जेब में पैसा नहीं है। सर मैं फौजी जरूर था, पैसे मेरे पे भी कमी थी, मेरे पास भी टिकट के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं भी लोगों से मिलता था, लोग मेरे को ही मना करते थे। बट कारण इतना बड़ा था कि मेरी सिस्टर थी शादी के लिए, मेरे छोटे छोटे भाई थे, उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? पापा के बाद मेरे ऊपर। और मैं फौज से कितना लेके आता? 15-20 लाख रुपए। क्या करता उस पैसे से? एक सिस्टर की शादी हो जाती। लेकिन आज मैं प्राउड के साथ कह सकता हूं, मेरा लिया गया वो डिसीजन, कठिन टाइम पर जो डिसीजन नहीं लोग लेते, आज मैं बिल्कुल प्राउड करके बोल सकता हूं कि कितनी भी बाधा आ जाए, आरसीएम ने वो पावर दे दिया है, अब चुटकी बजाते हुए उन बाधाओं से निकल जाऊंगा। ये चीज है सर, तो इस बिजनेस में आप नंबर बन जा सकते हैं। तो आपके ये ढूंढो, पहले क्या ढूंढो? ये ढूंढो। और ये नहीं ढूंढोगे तो आप भी शौक में आओगे। दूल्हे में बाराती में यही फर्क होता है। दूल्हे को पता होता है उसे दुल्हन लेके आना है, बारातियों को पता होता है थोड़ा सा डांस करके बस वापस आ जाना। सिंपल सी फंडा है सर। अगर जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो अपना महत्वपूर्ण कारण ढूंढो। मैं नहीं कहता आप आरसीएम बिजनेस करो, मैं नहीं कहता आप इस बिजनेस में आओ, बट कोई भी काम करो। आप दुकान करते हो, आप अपना बिजनेस करते हो, आप खेती करते हो, मजदूरी करते हो, जो करते हो उसे करने का कारण स्ट्रॉन्ग करो, जिससे आप पीछे मुड़ के ना देख पाओ और बड़ा काम कर जाओ। कर सकते हैं सर? ये मेरे पास था और इसी की बदौलत मैं चलता रहा। लोग मना करते रहे, लेकिन मैं धीरे धीरे मिलते मिलते मेरे को लोग मिलते चले गए। मेरे को बात करना नहीं आता था, प्लान दिखाना नहीं आता था। मुकेश जी को याद होगा, जिनसे पहले मिला हूं उन्हें पता होगा कि मैं ऐसे बात ही नहीं करना आता था। सिंपल सी बात थी कि भैया ये प्रोडक्ट है, इनको खरीद लो, अमीर बन जाओगे। लेकिन अपना वो कारण नहीं था, अपना कारण था कुछ स्ट्रॉन्ग कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो करेंगे सर? अभी जो चीजें हुई हैं इसे ढूंढ लो, और अगर वो ड्रीम है, आपको लगे कि ये ड्रीम कोई और पूरा करा सकता है, फील्ड आपके अपने अपने सपने हैं सर, आज जाके पेन कॉपी लेना और वो ड्रीम को लिखना, उसके बाद लिखना अपने काम, नौकरी, खेती, बिजनेस, धंधे जो कर रहे हैं उससे वो सपने पूरे होते हैं, तो उसके बाद उसमें लग जाना। और लगे ये कोई काम इसे पूरे नहीं करा सकता तो 5 साल आरसीएम बिजनेस को दे देना शिद्दत से, और एक कोई कोच उसे सरेंडर हो जाना, चाहे दुनिया इधर की उधर हो,
कोई कुछ भी बोले, अपने कोच की सारी बात सुनना। किसकी? कोच की। अगर कोच की आप बात मानोगे तो धीरे धीरे ये बिजनेस ग्रो कर जाएगा। और वो सारी चीजों के साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि आज आपके पास 90% गरीब यही है कि इसके पास कारण नहीं है। आप सारे लोग सुबह कितने बजे सो के उठे थे? हाँ सर, कोई 5 बजे, कोई 7 बजे, कोई 4 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे तक भी सोता रहा। क्यों? आप अगर 5 बजे उठ गए तो आपको पता था मुझे क्या करना है, लेकिन जो 10 बजे तक सो रहा था उसे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। और यही यहां हो रहा है। आरसीएम बिजनेस में बोला मैंने आईडी ले ली है। आईडी ले तो ली है सर, बन जाऊंगा करोड़पति। आईडी लेने से करोड़पति नहीं बनते, कारण क्लियर होगा तो फिर कुछ काम करना पड़ता है। अब देखिएगा, और इन सारी चीजों के पीछे आपको अगर सक्सेस चाहिए, क्या चाहिए साहब? सक्सेस। इसका एक फॉर्मूला है। अगर आपको सफल होना है कहीं भी किसी फील्ड में, तो आप चेक करो कि आप जो चीज चाहते हो उसके लिए ये सफर है, यहां से शुरुआत होके यहां तक जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। सक्सेस के पीछे यहां जहां से आप शुरुआत करते हैं, तो वो आपका विजन क्या है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से आप काम करना चाहते हैं, क्या कारण। और यहाँ है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होनी चाहिए लगातार, लेकिन इसके पीछे एक चीज आती है जिसका नाम है डिसिप्लिन। सारे काम कारण करवाएगा, लेकिन एक सही सिस्टम से डिसिप्लिन में होके काम करोगे तो आप कामयाब होगे, अन्यथा नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग 20-20 साल से आरसीएम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग बोलते हो मैंने भी किया था, हमें तू क्या पढ़ाएगा, लेकिन उससे पूछ लेना तूने किया क्या था इसमें जब से आया। तो अगर नहीं, क्योंकि लोगों ने दिमाग लगाने में कमी नहीं छोड़ी है। क्या नहीं लगाते? कमी नहीं छोड़ी, दिमाग। अपना दिमाग हर पल लगाते हैं, और इसीलिए वो कहाँ रहते हैं पता है? एक बुक है जिसका नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग। कितने लोगों ने पढ़ी है सर? मैनेजर के बारे में बात बताइए। मैनेजर जाता है 40,000 से इधर उधर निकल के, और वो जिस रोड से एंट्री करता है उसी रोड पे होता है। क्यों? वो अपना दिमाग लगाता है। और यहाँ भी लोग फेल होते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं। जबकि यहाँ दिमाग लगना किसका चाहिए? सिस्टम का। सिस्टम का दिमाग लगना चाहिए। और हम सिस्टम का दिमाग नहीं लगाते, हम अपना दिमाग पूरा लगाते, पूरा कंप्लीट दिमाग। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो कमिटमेंट करो कि 5 साल में सिस्टम को फॉलो करूंगा। कितने लोग कर सके? और 5 साल के लिए आप स्टाम्प पेपर लेके आ जाओ, 500 रुपए का, 1000 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके आ जाओ, मैं लिख के देता हूं 5 साल के अंदर अगर 5 लाख रुपए महीने के ना आए तो मैं आज उस पर लिख के देता हूं कि मेरी जो भी संपत्ति हो वो आपके नाम हो जाए। लेकिन एक स्टाम्प पेपर मुझे भी चाहिए कि जो मैं कहूंगा वो करोगे आप, नहीं करोगे तो उल्टा लटका दूंगा मैं। शर्त होती है ना, सीधी सिंपल सी बात है। और यहाँ काम क्या है वो आप देख लीजिएगा। एक व्यक्ति अगर लगातार सिस्टम फॉलो करे, क्या काम करे? पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज। जो अभी मुकेश जी ने इतने प्रोडक्ट के बारे में बताया, आपको पता लग गया होगा प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए। कितने लोग हैं प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर? जो नए साथी आए हैं उनसे मैं ये कहूंगा सर प्रोडक्ट यूज करके देखें। लेकिन जो पुराने साथी जो ज्वाइन हो गए, क्या आप और हम 100% प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? यस। 100% का मतलब है अगर आप बिजनेसमैन हैं, मुझे पता है धर्मवीर जी की टीम में पूरी शॉपकीपर वाली है ना, मोबाइल की दुकान वाले है ना। कितने लोग हैं जो मोबाइल की दुकान चला रहे हैं सर? अच्छा सर, आपने अपनी मोबाइल की दुकान खोली है, पूरे दिन बैठे रहे, और अगर आपने 50,000, 1 लाख, 2 लाख लगा रखे हैं, और अगर आप पूरे दिन में 2000 का प्रोडक्ट ना बेचें, या आपको पूरी अपनी दुकान का मैनेजमेंट करने के लिए कितना माल डेली बिक्री करना चाहिए? जी सर, 10,000 रुपए पर डे, तब आपकी दुकान का खर्चा, आपका अपना खर्चा और प्रॉफिट निकलेगा। सही है, ये आपका कहना है ना। लेकिन मैं कहता हूं कि आरसीएम बिजनेस से 25 लाख रुपए महीने पाने के लिए मात्र 350 रुपए का डेली प्रोडक्ट बिकना है, चाहे वो अपने घर में खाओ रोज या लोगों को यूज करवाओ। कितने लोग कर सकते हैं? 25 लाख की गारंटी देने के लिए बोल रहा हूं मैं, और 25 लाख के छोटा सा कमिटमेंट मांग रहा हूं। पर डे 350 रुपए का प्रोडक्ट या तो घर में खा लो या अपने दोस्तों को यूज करवा दो। कर सकते हैं सर? क्या होगा इससे? अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पहली बात तो आपको पसंद आएगा, और इसके बाद 10 लोगों को या दोस्तों को अपना क्या बना लो? रिटेलर बना लो। उनको आपको प्रोडक्ट देना है, उनको किसी को चाय पिलानी है, किसी को पैसे देना है, किसी को जो न्यूट्री चाय बताया मुकेश जी ने वो खिला देना है। खिला सकते हैं? पहला काम। ये कितने लोगों को कठिन लग रहा है?
कितने लोगों को कठिन लग रहा है? आसान है सर, आसान है, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते, फिर भी लोग बोलते बोला 10,000 रुपए, इतना क्या करेंगे, हमारे तो घर में लगता ही नहीं। कभी मैडम के साथ बैठो डायरी लगा के 25 से 30,000 का खर्चा होता है। अगर कोई बोलता है तो एक और बात है, बुरा लगे तो सॉरी, छोटा भाई बड़ा भाई मान के माफ कर देना। अगर बुरा लगे तो बात यह है आपके पास पॉकेट में है नहीं, और ये बात भी सच है नहीं। अब है नहीं तो बात मान जाओ, मैं दिलाने की गारंटी देता हूं, वो भी कर नहीं सकते। 350 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करो, और बेचने से गरीब आदमी शर्म करता है, सब कुछ बिकवा लो, लेकिन आरसीएम का प्रोडक्ट बोला मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। अरे भैया तुम्हारा नाम खराब नहीं हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ये प्रोडक्ट बिक गया तो। सिर्फ हमें क्या करना है सर, 10 लोगों को अपना ग्राहक बनाना है, अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करना है। इससे फायदा क्या होगा, कल 31 तारीख है, अगर आपने कल तक अगर आपने 10,000 का सामान खरीद लिया, कितने का, 10,000 का, तो 6 महीने जैसे ही होंगे, जो अकाउंट में पैसा आएगा वो अलग आएगा। 6 महीने बाद कंपनी आपको 5,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देगी। कितना देगी सर, 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा 6 महीने बाद। और इससे जो 10,000 से फायदा होगा तो लगभग 600 कितने हो गए सर, 3600 रुपए ये आपके अकाउंट में आएंगे। और अगर ये यहाँ पे देखा जाए एमआरपी रेट का डीपी का, तो 25 सिक्का कितना होते हैं सर, 15,000, कितना, 15,000। ये कितना हो गया सर, 5 3 18,600, 18,600, और ये आपका 5,000 का प्रोडक्ट कितना हो गया सर, 23,000। इतना पैसा आपके अकाउंट में 6 महीने के अंदर आ सकता है, जो अभी तक आप बाजार में कर रहे थे खर्च, जिससे कुछ नहीं आया। मात्र 10,000 का सामान अगर आप रिटेलिंग करना चालू करते हैं, अपने घर में यूज करते हैं, तो इतना पैसा आ सकता है। आरबीआई बैंक कितने दिनों में डबल करती है सर पैसा, 7 साल से ऊपर पर, है ना। लेकिन आरसीएम बिजनेस बोल रहा है खर्चा करो, उसके बाद 23,000 रुपए और पाओ। बताओ इससे बड़ा आसान कोई काम है सर क्या? ये करेगा वही जिसे बड़ा बनना है। ये काम करने के बाद दूसरी चीज है, वो ये है कि इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं चलेगा। वो मुकेश जी ने भी एक डायलॉग बोला था, मुझे सब आता है ना, सुना है ना। हर कोई, जिसको भी आप प्लान दिखाओगे, अभी आप मोबाइल पे सर आप अपनी दुकान पे बैठे, आपने कहा कि बोला भाई तू चाय तो पीता ही, आपका नजदीक क्लोज फ्रेंड है, बोला यार आज तू चाय मेरी ले जा, तो पता क्या है, अरे तू फोन मोबाइल देना तो दे, इसकी बात मत कर, ये मेरे को सब पता है। उसे ये पता है कि ये चाय है आरसीएम की, बट ये नहीं पता इसके पीछे क्या है। सुनील शर्मा जी ये कहानी सुनाते हैं, सुनी होगी आपने, मुकेश जी हम सबने सुनी है, आप सबने भी सुनी है, मैं सुनाता हूँ आपको। सर बोलते हैं कि एक लाला थे, कौन थे, लाला। और लाला का एक जवाब एक शब्द आ गया था, मुझे सब पता है, कोई कुछ बोले मुझे सब पता है, बस इसे छोड़ और कुछ बता। जब वो कुछ और बोले मुझे सब पता है। ये बात चलते चलते काफी टाइम हो गया, चर्चा हो गई कि लाला जी को कोई भी सवाल पूछे वो सब पता है। और लाला जी भी इतने ईगो में आ गए, उन्होंने बोल दिया कि अगर कोई मेरे सवालों का जवाब अगर मैं ना दे पाऊं तो उसको मैं 50,000 रुपए इनाम दूंगा। अनाउंस कर दिया। और लाला के पास क्या हुआ, ऐसा ही कोई आया आदमी मुकेश जी जैसा, कि मुकेश जी बाल की खाल बहुत निकालते हैं, तो मुकेश जी पहुंचे कि लाला जी मेरे को आपसे बात करनी है। बोला हाँ बताओ क्या है, कि आप, मैंने सुना है कि आपने 50,000 रुपए इनाम रख रखे। बोला हाँ, अगर कोई मेरे को सवाल पूछे मैं जवाब ना दे पाऊं तो उसको 50,000 रुपए इनाम। 4 सवाल मेरे भी हैं। मुकेश जी ने बोला ठीक है तुम भी पूछ लो। तो मुकेश जी ने बोला लाला जी, बोला हाँ आपके दादाजी थे। बोला मुकेश जी ये बताओ, मेरे दादाजी नहीं होंगे तो मैं कैसे होऊंगा, मुझे पता है मेरे दादाजी थे, दादाजी का क्षेत्र में बहुत नाम था। बोला हाँ नाम था। बोला उनकी शोहरत चर्चाएं पूरे क्षेत्र में होती थी। बोला बिल्कुल पता है, लेकिन कुछ समय बाद वो बीमार हुए। बोला हाँ बीमार हुए, और आपके पापा ने उनका खूब इलाज कराया लेकिन उनको बचा नहीं पाए। और लास्ट में जैसे चलन होता है, उनकी 13वीं की तो बहुत 20 गांव को निमंत्रण किया, काफी अच्छा खाना बनवाया, खूब खिलाया। बोला हाँ ये भी पता है, लेकिन जब ये बीमार हुए दादाजी तो इसमें बहुत पैसा खर्च किया पापा ने। वो खर्च किया तो इनकी माली हालत कुछ कमजोर हो गई।
होती है ना सर, जब घर में कोई बीमार हो जाए तो हालत कमजोर होती है। तो उस समय उन्होंने कहा ऐसे समय में आपके पापा पे उतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए अमाउंट नहीं था, लेकिन वो मेरे काफी पिताजी के क्लोज थे, तो वो मेरे से 50,000 रुपए लेके गए थे। क्या ये आपको पता है? क्या बोलेंगे लाला जी? नहीं पता? नहीं पता तो इनाम के दे दो, और पता है तो ये दे दो। और ये चक्कर क्या हो रहा है लोगों का, इसी चक्कर में आरसीएम को हम जानते हैं, आरसीएम को जानते हैं, इस चक्कर में लालाओं को अमीर बना रहे हैं। वो लाला नहीं जो दुकान में लगा है, वो और लाला है जो 3% बात है, और जो ये बोलते हैं कि नहीं जानते, तो वो आरसीएम उनको अमीर बना रहा है। बात दोनों ही तरफ से, अब मर्जी आपकी है, औरों को अमीर बनवा लो या आप खुद अमीर बन जाओ। आप बन सकते हैं अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो, लेकिन ये होगा कैसे? सीखने से। क्या सीखना पड़ेगा? पहली चीज जो मुकेश जी ने बताई प्रोडक्ट के बारे में, कितने लोगों को पता है कि चाय में ये सारी चीजें होती हैं? पता था सर? हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता। उनको तो ये पता है चाय होती है ना सर, उनको नहीं पता कौन सी मार्केट की क्या है चाय है, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं। उनको तो बस ये पता है चाय पीने से सुस्ती दूर हो जाती है ना, यही पता है बस। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा प्रोडक्ट के जानकारी। वो कहाँ मिलेगा? आपकी अपलाइन के माध्यम से, ऐसी मीटिंगों में आके, कुछ बुक्स पढ़ के, कुछ यूट्यूब वगैरह पे सीढ़ियां सुन के, वहां से ये ट्रेनिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। उनको सीखिएगा, जिससे आपका डायमंड क्लब 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आराम से आप रिटेल कर सके। ठीक है। दूसरी चीज सीखनी है प्लान के बारे में। क्या प्लान के बारे में? ये बुक है यहाँ पे, ये इसका मार्केट प्लान है, जो अभी कॉमर्शन ने दिखाया, मुकेश जी ने भी बताया होगा। ये मार्केट प्लान है कि ये बीच का पैसा है, हमारे आपके माध्यम से इस मार्केट में जा रहा था, ये बीच का पैसा है। ये यहाँ पे और भी आसान कर दिया है मुकेश जी ने, सारी व्यवस्था इस 10 रुपए में। कितने लोग हैं ये एक पेपर को याद कर लेंगे 2 दिन में? कर लेंगे सर? अच्छा बाकी लोग? अच्छा सर कितने लोग हैं शादीशुदा हैं? मैं हूं इसलिए हाथ उठा रहा हूं। हाँ अवध जी है, ओके ठीक है, हम सब है। अच्छा सर सच बताना, आपका बच्चा नहीं पढ़ता या उसे आप पैराग्राफ देते हैं, एक बुक देते हैं पढ़ने के लिए, उसे याद नहीं होता, तो आप क्या करते हैं? मम्मी बोलती है बिल्कुल अपने बाप पे गया है, हाँ? और पापा बोलते हैं नालायक, कुछ करेगा भी कि नहीं कि मेरा नाम बदनाम करेगा ना, ऐसे कुछ चलती है। लेकिन सच बताना, ये एक पेज की बात है, कितने लोग याद कर लेंगे? कर लेंगे? और जो हाथ नहीं उठा रहा वो ये जरूर सोच ले, अगर वो आपका बच्चा एक पैराग्राफ को याद नहीं कर पा रहा, आपको नहीं सुना पा रहा, तो आप उसे ना डांटें, अपने ऊपर उंगली करें कि बच्चा भी आपका है, क्योंकि आप एक पेज को नहीं पढ़ पा रहे, उसे बुक दे रहे हो। सिंपल सी बात है ना सर, आसान सा काम है। लेकिन ये एक बुक, एक पेज, एक पन्ना, एक कागज आपको 25 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर डे कमाने के लिए बना देता है। और जिससे ये गारंटी हो उसको तो कर लेना चाहिए। सर बीन कितने लोग बजाते हैं? आप में से कोई बजाए? हमारे यहाँ निवाइस लगती है, मेले लगते हैं, पहले मेले बहुत लगते थे ना, अब तो नहीं लगते, मैं छोटा था बहुत मेले लगते थे। मेले में आपने बांसुरी देखी होगी, एक जहां से लोग वापस मेले से निकलते थे वहीं पे बांसुरी बजाता मिलता था, और हम लोग बच्चे होते थे तो बोला मम्मी बांसुरी चाहिए, पापा बांसुरी चाहिए, मामा नानी बांसुरी चाहिए, है ना, और हम उससे प्रभावित होकर बांसुरी खरीद लेते थे। और जैसे ही घर आके आप एक्साइटेड होके मम्मी लाओ मेरी बांसुरी बजाते, तो क्या बांसुरी में सुर निकलते या थूक निकलता था? निकलता था ना, क्योंकि हवा निकलती थी और फूंक फूंक के पेट में दर्द होता, और मम्मी से बोलते मम्मी बांसुरी खराब दे दी। अगले दिन पहुंच गए, बोला मम्मी वो बांसुरी वाले भैया ये खराब दे दी, दूसरी दे। उसने ली, फिर बजाना चालू किया, चक्कर में आ गए। भैया है क्या चक्कर, इसके हाथ में आते ही बजने लगती है। उस समय समझ में नहीं आती थी, उस समय इतना कॉमन सेंस नहीं था। ये कारण क्या है, इसके हाथ में आती बजती है, अपने में नहीं बज रही? कारण सिंपल सा था, उस बांसुरी वाले ने लगातार प्रयास किया था, प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस कर करके बांसुरी का मास्टर बन गया। और हमने आज बांसुरी ली, हम सोच रहे हैं आज ही सुर निकलने लगे, दुनिया में सुने नहीं सुन सकती। सेम इस बिजनेस में ये मार्केट प्लान बांसुरी की तरह है। पहली बार आप लोगों से बात करोगे, लोग नहीं सुनेंगे, धीरे धीरे आप रोज प्रैक्टिस करोगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा मुकेश जी इस पेपर को हाथ में रखे रहे, कुछ ना बोले इसके बारे में, तो भी लोग कहेंगे काम हमें करना है, क्योंकि अब ये बांसुरी बजाने वाले एक मास्टर बन गए हैं।
सीख सकते हैं सर? Yes. सिंपल इस मार्केट का प्लान और कैसे पैसा आता है, कैसे कैसे लोगों में कितना पैसा कब बढ़ता है, सीख सकते हैं। दूसरी चीज, तीसरी है हमें पीपल्स के बारे में सीखना है। किसके बारे में सर? लोगों के बारे में। ये बिजनेस के क्या दिखता है, किसका है? दिखने में ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, लेकिन ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से चलता है। हमारा ये माध्यम है प्रोडक्ट सारे 700 से ज्यादा प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट बिजनेस नहीं करते, लोग बिजनेस करते हैं और हमें लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अंकल जी बुरा ना माने, आपसे बात कर लूं, मैं आपका छोटा बच्चे के समान हूं। सर सच बताना, आपके इतने अनुभव में बहुत सारे लोग मिले आपको, आप क्या फुल्ली कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को मैं समझता हूं? आपकी लगभग मुझे लगता है 62-64 साल एज होगी, ज्यादा है। ओके ठीक है। इस साल में भी आज अभी भी कंफ्यूज होंगे कि मैं इसको नहीं समझ पाया, नालायक जो मेरा खुद का खून है। आई एम सॉरी, मैं मतलब वो मत करना, मतलब ये मैं खुद कह रहा हूं कि आज आदमी को समझना उतना ज्यादा दिक्कत है। आज आप हर चीज को समझ सकते हैं, लेकिन बट व्यक्ति को नहीं समझ सकते। आज बाप परेशान है बेटे को समझने में, बेटा परेशान है बाप को समझने में, हस्बैंड परेशान है वाइफ को समझने में, वाइफ परेशान है हस्बैंड को समझने में। ये सारी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम के बिना सॉल्व किए हुए जो लोग ऊपर उठ रहे हैं, सफल हैं, कामयाब हैं, वो सिर्फ इस वजह से उनको लोगों को पढ़ने की, लोगों को समझने की उनके अंदर काबिलियत आ गई है। और ये काबिलियत कहां से मिलेगी? उन सक्सेसफुल लोगों से सीखने से, जिन्होंने 5-5 हजार साल गुजार दिए, 1400 साल, 500 साल अपने जीवन का पूरा निचोड़ इनमें दे दिया है। कब कहां क्या शब्द बोलना है, क्या सीखना है, कब कहां क्या बोलना है, और इतना ही सा फर्क है। मेरे को एक बहुत अच्छे हमारे लीडर हैं, सफाई लेवल है, वो बोलते हैं एक घर में बुढ़िया थी और उसके 4 बहुएं थी, और हरियाणा की थी एक जो ना राजस्थान की थी, और एक यूपी की थी, एक एमपी की, ऐसे करके वो बताते हैं। तो हरियाणवी में अलग भाषा शैली कुछ अलग है ना, कुछ अलग तरीके। अब मैं तो बोलना ही नहीं जानता, लेकिन ओ माँ टेकड़ो खा दे, है ना, रोटी को टेकड़ो खा ले। अब बताओ, माँ रोटी खाएगी? एक दूसरी बहू आती है, माता जी खाना बन गया, खाना खा लियो। तीसरी आती है, माँ मम्मी खाना बना के रख दिया है, आपको भूख लगे तब खा लेना। लेकिन एक भारत के संस्कारों से बिल्कुल संस्कृति को फॉलो करते हुए बोलती है, मम्मी जी खाना रेडी हो गया है, आप हाथ पैर धो लीजिएगा, मैं आपके लिए खाना लगा के लेके आती हूँ। अब बताओ, चारों में से कौन से बहू के हाथ का खाना खाएगी? लास्ट वाले का खाएगी ना। सिंपल सा फार्मूला है। ये चीजें हम सीखेंगे कैसे? वो अनुभव मिलता है हमें इन बुकों को पढ़ने से। जितने भी लोग अमीर हैं, टॉप लोगों को आप ले लीजिएगा, जो आपकी नजर में ज्यादा जानते हैं या ज्यादा कमा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि वो पेट में कम खाते हैं, दिमाग को ज्यादा खिलाते हैं। और हम लोगों ने जब से स्कूल छोड़ा है, तब से सिर्फ इसका तो ध्यान रखा है, आज शाही पनीर चाहिए, आज जो है भुजिया चाहिए, आज वो वाले पेड़े चाहिए, बट इसको नहीं खिलाया। लेकिन एक मौका मिल रहा है आरसीएम बिजनेस में, आप दोबारा से अपने माइंड को तैयार करें, जिससे ये अरबों के लिए तैयार हो सके। और ये बुक आपको बताती है कि हमें बच्चों को, परिवार को, फैमिली को, लोगों को, व्यापार में कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरीके से तैयार करना चाहिए। तो ये बुक यहाँ पे अवेलेबल है, मुकेश जी के माध्यम से आप ले सकते हैं। ये 5-7 बुक हैं। ये 3 काम इस बिजनेस में, इन तीनों कामों को सीखना है। और दूसरा काम, ये बिजनेस अगर आप अपने लालच के लिए करोगे, मेरे को चेक आ जाए, तो ये बिजनेस नहीं चलने वाला। अगर आप अपनी टीम के लिए काम करोगे, अगर आपको लगे कि आप जो काम कर रहे हैं, आज मैं सुबह से, ये 3री मीटिंग है, और बस सुबह जब मैं घर से निकला, एक ही प्रार्थना करके निकला कि भगवान जिनसे भी मिलूं, जिसे मैं इष्ट देव मानता हूं, जो भी मानता हूं, हर आदमी किसी भी मानता है, एक ही प्रार्थना है, जिनसे भी मैं आज मिलूं, उनकी जिंदगी में कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन हो सके, उनको सही राह देने के लिए उनके साथ चलूं और उन्हें सफल बनाऊं। बस इस उद्देश्य से काम कर रहा हूं। मेरे लिए तो अपने आप आ ही जाएगा, आपके लिए तो अपने आप आ ही जाएगा। एक वो कहानी याद होगी, भोले बाबा के यहाँ पे एक कुंवारी कन्या 15 साल की, हर रोज भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, रोज चढ़ाती थी। एक दिन शिव शंकर प्रसन्न हो गए और वो प्रकट हो गए। बोल बालका, तेरे को क्या चाहिए? तो पहले तो वो बड़ी खुश हुई कि बोला भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा, बोल क्या चाहिए? तो बोले कि मेरे को एक सुंदर सा वर दे दो। अब ये बात कहते ही भोले बाबा बोले, बोला तू सब कुछ मांग ले, लेकिन तेरे को कुछ नहीं दूंगा, तू किसी और के लिए मांग। अब लड़की बड़ी तेज थी,
उसने कहा कि भोले बाबा जब तुम मुझे नहीं देना चाहते तो ऐसा करो, आप मेरे माता जी को एक अच्छा सा दामाद दे दो। किसको दे दो? माता जी को एक अच्छा दामाद दे दो। और भोलेनाथ ने क्या कहा? तथास्तु। लड़की को चाहिए था क्या? वर। माँ को अगर अच्छा दामाद मिल जाएगा तो लड़की को अच्छा वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सिंपल इस बिजनेस का भी यही फॉर्मूला है, आप लोगों के लिए अच्छा काम करो, लोगों को रॉयल्टी के लिए काम करो, उन्हें बाहर से एक अच्छी एजुकेटेड टीम बनाओ, डिसिप्लिन टीम बनाओ, उनको एक मंजिल तक लेके चलो, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा।